नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर सीबी यादव है दोस्तों, और मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी की डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। और आप सबके साथ एक लंबे समय से सिविल सर्विसेज की तैयारी और दूसरे माध्यमों से जुड़ा रहता हूँ। और आज हम चर्चा करेंगे आरएस मुख्य परीक्षा 2024 का जो फाइनल रिजल्ट आया है उसका एनालिसिस करेंगे। उसके बाद आप सबके बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं, जो डाउट्स होते हैं, जो जनरली आप मुझे बहुत प्यार से पूछते हैं, उसमें मैं छोटी छोटी टिप्पणी करूंगा। और आगे कैसे आप एक राह अपनी बना सकते हैं, किस तरह से अपनी एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं, उसमें जो मेरा अनुभव है उससे आपकी एक मदद करने की एक ईमानदार कोशिश करूंगा। तो मैं ये नहीं कहता दोस्तों कि मैं इन सब का बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, लेकिन एक लंबा समय एक अनुभव रहा, उस अनुभव से निश्चित तौर पर ही आपको कुछ मदद मिलनी चाहिए, इसलिए आप इस वीडियो को देखेंगे। तो आपको कोई एक रास्ता, जो बहुत सारे डिलेमा है, बहुत सारे कंफ्यूजन है, उसमें कुछ तो मदद जरूर मिलेगी, ऐसा मेरा एक विश्वास है। तो सबसे पहले मैं इस बात पे आता हूँ कि ये पूरा जो रिजल्ट है उसको कैसे देखें। तो मैं सोच रहा था, कई स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे, तो अब मैं जनरली बोर्ड पे पूरा वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आज बैठ करके आपसे बात करना उचित समझा हूँ। थोड़ा रिलैक्स भी रहते हैं, थोड़ा इनफॉर्मल भी बातचीत होती है इस पूरी प्रक्रिया में। तो मैं उस पूरे रिजल्ट को 5 पॉइंटों में देख पा रहा हूँ। नंबर एक, कट ऑफ बहुत कम रही है। आप सब जानते हैं कि अगर हम रिटर्न की कट ऑफ देखें तो हाईएस्ट जो है रिटर्न 302 नंबर है। अगर ज्यादातर जो सिलेक्शन है वो 270-80 के बाद वाले लगभग स्टूडेंट्स है जो अच्छी सर्विस मिल गई है। एक पहला पॉइंट तो यह है। अगर फाइनल इंटरव्यू सहित भी कट ऑफ देखे तो वो लगभग 39% के आसपास है। अगर रिटर्न की कट ऑफ है तो 35-36% जो है वो एवरेज अच्छे मार्क्स है, जिसमें एक अच्छी प्रॉपर सर्विस, प्रॉपर एसटीएम सर्विस मिल रही है। फर्स्ट चीज ये है। एनालिसिस बाद में करते हैं, पहले इनको पॉइंटों में लेते हैं। दूसरी चीज है वो ये है कि जो इंटरव्यू के मार्क्स है उसमें पहली बार मैं देख रहा हूँ कि वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं है। कम वेरिएशन में लगभग 40 से लेके 60 नंबरों के बीच में ही ज्यादातर स्टूडेंट है। मैं अपवादों को छोड़ दीजिए। और जो इंटरव्यू है वो वेरिएशन कम होते हुए भी अभी भी जो जो सीटों का अलॉटमेंट है, फाइनल सिलेक्शन है, उसमें एक निर्णायक भूमिका जरूर है। लेकिन पहले जैसे किसी के 85 86 तक आ रहे थे और नीचे 30 तक जा रहे थे, ऐसा बड़ा वेरिएशन इस रिजल्ट में नहीं है। तीसरी चीज ये है कि रिपीटर्स ज्यादा सेलेक्ट हुए हैं। मैं पूरी लिस्ट को देख रहा था और मैं अब की बार आपके पूरे इंटरव्यू प्रोग्राम में आपसे जुड़ा हुआ रहा, मुख्य परीक्षा में जुड़ा हुआ रहा, तो जिन स्टूडेंट्स को मैं जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, उसमें रिपीटर्स की भरमार ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि फ्रेशर्स हुए नहीं है, उनका भी है, लेकिन रिपीटर्स ज्यादा है। और चौथा पॉइंट वो है कि पश्चिमी राजस्थान के स्टूडेंट ये ज्यादा सेलेक्ट हुए हैं, मतलब रेस कंपेरेटिवली। और उसमें भी कुछ समाजों का प्रतिनिधित्व ज्यादा है, जैसे चारण समाज का, विष्णु समाज का। ऐसा इस पूरे रिजल्ट को एनालिसिस करते हैं तो देखते हैं। और लास्ट में अगर हम कहें तो अ, कोई एक पार्ट ने फाइनल सिलेक्शन में कि इस पार्ट का ज्यादा योगदान रहा है, ऐसा नहीं। ओवरऑल सभी जो चारों पेपर है और इंटरव्यू है, उनका सबका एक कंबाइंड कॉम्बिनेशन इस रिजल्ट में है। जनरली हर रिजल्ट के बाद एक अलग तरह की बहस शुरू होती है कि इस बार फोर्थ पेपर लैंग्वेज का रहा, थर्ड पेपर रहा, फर्स्ट पेपर रहा, या साइंस टेक का रहा। लेकिन इस बार के रिजल्ट में ऐसा नहीं है। कुल मिलाकर के अभी जो आर एस 2024 का जो फाइनल रिजल्ट आया है वो एक बहुत ही, मुझे लगता है कि एक ईमानदार रिजल्ट है। ये जो ईमानदार तैयारी करने वाले, मेहनत करने वाले विद्यार्थियों की कॉन्फिडेंस को तो जरूर बढ़ाना चाहिए कि कम से कम आपका जो सिलेक्शन है वो आपकी मेहनत पे और बहुत कुछ फेयरनेस पे है। अब इसमें कुछ अपवाद आप इधर उधर से ढूंढ सकते हैं, लेकिन मैं इस सिस्टम को बहुत नजदीकी से देखता हूँ दोस्तों। ऐसा देखिए, जहाँ डेमोक्रेसी होती है वहाँ ये कह देना कि 100% बिल्कुल ऐसा हो जाए, ऐसा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में संभव नहीं है। लेकिन फिर भी अगर भारत की और दुनिया की भी अगर हम रिक्रूटमेंट एजेंसियों को देखते हैं तो आरपीएससी का ये आरएस का रिजल्ट काफी हद तक बहुत फेयर कहा जा सकता है।
और बहुत हद तक जिनका होना चाहिए, जो डिजर्व करते हैं, ऐसे स्टूडेंट को सिलेक्शन में देख पा रहा हूँ। इस बार जब मैं इंटरव्यू में बैठा था, मैं मेरे दोस्तों से, जो साथी लोग जो मेरे इंटरव्यू पैनल में रहते थे, मैं कहता था, देखिए मैं हर बार कई सालों से लगातार मॉक इंटरव्यू और इस प्रक्रिया में हूँ। तो मॉक इंटरव्यू में क्या होता है कि एक साक्षात्कार होता है विद्यार्थी से। तो मैं हर बार निराश होता था, कहता था अच्छा स्टूडेंट्स में डेप्थ खत्म हो रही है। लेकिन इस बार मैंने जस्ट उल्टी बात कह रहा था कि इस बार मुझे विद्यार्थियों में बहुत गहरी गहराई और डेप्थ नजर आ रही है। हो सकता है कि एक समय के साथ इस नए पैटर्न के साथ विद्यार्थियों ने एक सामंजस्य बैठाया हो सकता है कि जो नई टूल्स का इस्तेमाल करते हुए विद्यार्थी ज्यादा बेहतर तैयारी कर रहे हो। लेकिन इस बार जब मैं पूरे इंटरव्यू प्रक्रिया के दौरान देख रहा था कि स्टूडेंट्स बहुत अच्छे थे, वो सीरियस थे, और उनमें बहुत अच्छी गहराई भी थी। तो कुल मिलाकर के जो डिजर्व करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो ही सेलेक्ट हुए हैं। जहां तक कुछ समाजों की बात है, मैं और जहाँ पश्चिमी राजस्थान की बात है, देखिए आप जो इस राजस्थान को जानते हो और या सिविल सर्विसेज की प्रक्रिया को जानते हो, पश्चिमी राजस्थान में चाहे तो वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां मानिए, चाहे वहाँ एक कल्चर मानिए, सिविल सर्विसेज के प्रति एक नेचुरल अट्रैक्शन है। वहाँ एक एक कल्चर एक है वहाँ इस चीज का। और कुछ समाजों में अगर आप देखोगे तो आज से नहीं, चारण समाज का लंबे समय से भी अगर आप देखोगे तो उनका प्रतिनिधित्व बहुत रहा है। बिश्नोई समाज अभी तेजी से इस दिशा में सिविल सर्विसेज एग्जाम में काफी, मतलब उनका एक कल्चर ही है उस समाज के भीतर। तो ये ऐसा नहीं है, इसको आप दोष नहीं दे सकते। अगर आप इस पूरे राजस्थान और अलग अलग कल्चर को समझते हो तो निश्चित तौर पर ही जो रिजल्ट में ये प्रतिनिधित्व दिख रहा है वो बहुत ही फेयर, बहुत जो भी इसकी समझ रखते हैं उनको उनके अनुसार ये बहुत सही चीज है। इसमें कहीं भी किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। तो ये तो कुछ एनालिसिस है। अब मैं आता हूँ उस महत्वपूर्ण पॉइंट पे जो रिजल्ट के बाद आपकी प्रतिक्रियाओं से उभर रहा है। जैसे कि जैसे एक रिजल्ट आता है, आपके आस पड़ोस में कुछ स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, कुछ लंबी मेहनत के बाद भी रह जाते हैं, तो एक अंदर से भाव उठता है। और ये समय होता है जब आप नई नई कहानियां सुनते हो। एक एक अंदर से भावावेश उभरता है कि अब की बार तो मुझे भी तोड़ देना है, तोड़ देना है, टॉपर अगला मैं ही हूंगा। और आसपास में आपके बहुत सारे स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन होता है, उनको देखते हो, और अलग से अलग प्रकार का एक भाव जागृत होता है, और पता लगता है थोड़े दिनों बाद में गायब हो जाता है। ठीक है, तो मैं थोड़ी सी एक मदद करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। चार भागों में मैं बांट रहा हूँ स्टूडेंट्स को। एक वो स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन हो गया है और अच्छी रैंक से हुआ है, और एक वो स्टूडेंट जो प्रॉपर एसडीएम नहीं मिलके नीचे मिल रहे हैं, क्योंकि एसडीएम मिलने वाले विद्यार्थी तो बहुत कम है। बाकी तो आप अपना दोबारा से प्रयास करेंगे ही करेंगे। एक वो स्टूडेंट जो जो अभी सबसे जो मानसिक स्थिति में सबसे पेनफुल दौर से गुजर रहे हैं, मतलब जिन्होंने साक्षात्कार दिया लेकिन अभी वो फाइनली देख रहे पा रहे हैं कि वो शायद कहीं नहीं आएंगे या फिर बहुत नीचे की रैंक में आएंगे, मतलब कोई नीचे अलाइड सर्विसेज की पोस्ट उन्हें मिलेगी। एक वो विद्यार्थी जो जिन्होंने मेंस लिखा था लेकिन उनका इंटर क्वालिफाई नहीं हुआ था, और अब वो देख रहे हैं कि उनके साथी लोग भी जो थे वो भी सेलेक्ट नहीं हुए, तो वो कहीं ना कहीं भीतर से महसूस कर रहे हैं, अच्छा अच्छा मेरी मेहनत बच गई फाल ये इंटर की पूरी प्रक्रिया की। और एक वो विद्यार्थी जो विलियम्स क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, या नए विद्यार्थी। तो चारों के लिए मैं छोटी छोटी टिप्पणियां जरूर रखूंगा। नंबर एक, अ, वो स्टूडेंट जो सेलेक्ट हो गए हैं और जो प्रॉपर एसडीएम भी बन रहे हैं, मेरी मेरी उनसे सलाह है कि आप इस रिजल्ट को एंजॉय तो कीजिए, लेकिन ये एक यात्रा का पड़ाव है। मैं बहुत लंबा समय मतलब खुद मैं भी तो सिविल सर्विसेज में इसी आरएस एग्जाम में सेलेक्ट था, बाद में राजस्थान यूनिवर्सिटी में आया, और मैंने सैकड़ों नहीं, मतलब मैं संख्या नहीं बता सकता, इतने मेरे फ्रेंड सर्किल स्टूडेंट्स नजदीक से गुजरते हुए देखा है। एक छोटा सा पड़ाव है। उन विद्यार्थियों को मेरा सजेशन ये है कि आप यूपीएससी के एक ट्राई तो जरूर कीजिए, थोड़ा और आगे। उसका एक अलग अलग कैडर है। मैं मानता हूँ कि वो सर्विस में अलग ही चीज है, तो एक प्रयास तो उसके लिए जरूर करना चाहिए। और आप है ना ज्यादा ये समाजों की प्रतिक्रियाओं में, ज्यादा मान सम्मानों में और उनमें मत उलझिए। एक दूसरे विद्यार्थी वो है जो जिनका मतलब चयन तो लगभग कंफर्म है लेकिन रैंक ऊंची नहीं है।
उनके लिए तो मेरी स्पष्ट और ऑनेस्ट सलाह यह है, मित्रों, आप ज्यादा ये समाजों के उथल पुथल होते हैं, माला बैंड बाजा, इनसे दूर हो जाइए। ये जो पल है जिसमें आपकी रिएक्शन है और समाज की रिएक्शन पे आपकी रिएक्शन है, इस पे अगली सफलता तय हो जाती है। मुझे लगता है आपको बहुत ही सावधानी से इन सब पूरी प्रक्रियाओं से दूर होते हुए अपनी जो आरएएस की प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू कर देना चाहिए। ये मैं अनुभवों से बता रहा हूँ। जो विद्यार्थी इस कालखंड में सेलेक्ट हुए और वो साफा माला और सम्मानों में उलझ गए, उनके लिए अगली सफलता बहुत मुश्किल हो जाती है। आप मानना नहीं मानना अलग बात है, लेकिन अगर आप सुन रहे हैं तो जरूर इस पे अमल कीजिएगा। तो ये चीज है। और उनकी प्रिपरेशन की थोड़ी स्ट्रेटजी हम अभी डिस्कस करते हैं। एक वो स्टूडेंट जो इंटरव्यू दिए थे, लेकिन अब उन्हें लगता है कि उन्हें कोई सीट अलॉट नहीं हुई। थोड़ा सा आपको पता है ना सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस क्या होता है। सीट अलॉटमेंट में आप देखिए कि इसमें खास रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें जो एक से जैसे मान लीजिए 40 एसडीएम की है, फिर आरपीएस के भीतर मिलेगा, और फिर मैं इसे कभी समझा पाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ मैं बिना बोर्ड के समझाना मेरे लिए काफी टफ होगा। लेकिन फिर भी सीट अलॉटमेंट कैसे होती है, इस प्रक्रिया पे कोशिश करता हूँ कि एक दिन अलग से वीडियो बनाऊं। तो अभी इस बात को छोड़ देते हैं। लेकिन मैं उनका दर्द महसूस कर पा रहा हूँ बहुत गहरे से। मुझे पता है कि उस समय उनके दिलो दिमाग में क्या स्थितियां गुजर रही है। कितना लंबा इंटरव्यू का प्रोसेस की तैयारी की, कितनी लंबी आपने मेंस की तैयारी की, और वापस आप वहीं खड़े हो। लेकिन ये एक जर्नी है मित्रों। हो सकता है आपका ये असफल होना आज कम रैंक रैंक से सिलेक्ट होने की तुलना में ज्यादा बड़ा वरदान साबित हो जाए। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे लेते हैं। इसलिए ऐसे स्टूडेंट्स से, और दूसरा उनको भी ले लेता हूँ जो इंटरव्यू नहीं दिए थे, उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट इस समय काफी ऐसा लगता है उनको सुकून महसूस होता है। अच्छा, मेरा वाला जो पड़ोसी दोस्त है ना, वो इंटरव्यू दिया था तब मेरे को बड़ा दुख हो रहा था, लेकिन अब फाइनली वो भी मेरी जगह आ गया। ना ना ना, ये बहुत गलत है। अगर आप दूसरों के दर्द को महसूस नहीं कर पाते हो, आप कभी, मुझे ये नहीं लगता, लेकिन कभी आप उस तरह से सफलता नहीं दे पाओगे। सफलता के लिए एक बहुत जरूरी चीज है, वो है कि आप भीतर से बहुत विनम्र और बहुत ही कंपैशन अपने भीतर लाइए। दूसरों की प्रशंसा, इस बात को नोट कर लीजिए, जो लोग सफल होते हैं उनका तुक्का या कमियां ढूंढने की बजाय उन्हें अप्रिशिएट करना शुरू कर दीजिए। मेरी इस बात को आप नोट कीजिएगा मित्रों। ये बहुत पावरफुल चीज है, क्योंकि यहीं से जब हम दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं तो दूसरों की अच्छी चीजों को ग्रहण करने के लिए तैयार हो रहे होते हैं उस समय। सुन रहे हैं आप, इसे समझ रहे हैं, मतलब उस समय हम तैयार हो रहे होते हैं, तो उनको अप्रिशिएट कीजिए। भले ही आपको 50 कमियां नजर आती हो, लेकिन उनमें कुछ खास बात थी। उन्हें ये मत मानिए कि मेरी तैयारी बेहतर थी, ये था, और देखिए वो कुछ नहीं, ऐसा उसने रट लिया। नहीं, कुछ तो खास चीज होती है मित्र, इसलिए अप्रिशिएट कीजिए। अपने आप में कमियां ढूंढने की जरूरत नहीं है, उनको अप्रिशिएट करने से आप में बहुत सारी अच्छी चीजें उनकी आएगी। तो कोई बहाने मत ढूंढिए, अपने आप से कहिए कोई बात नहीं, यात्रा है, कमी रह गई होगी, आपकी बात करेंगे। लेकिन ये नहीं कि किसी अन्य की सफलता को आप तुक्का करार दें। ठीक है ना, कोई आरपीएससी को दोष देना शुरू करे, किसी अन्य चीज को दोष देना शुरू करे, नहीं। यहां से आपकी पहली शुरुआत होती है। ऐसे दोनों विद्यार्थी जो मुख्य परीक्षा दे करके असफल हुए हैं, उनके लिए मेरा सजेशन ये है मित्रों कि आप इस समय मुख्य परीक्षा पे फोकस कर दीजिए। तीन चीजें आप यहाँ से शुरू कीजिए, बल्कि चार कर लेते हैं हम। नंबर एक चीज, जो फोर्थ पेपर है लैंग्वेज का, उसको रेगुलरिटी में 1 डेढ़ 2 घंटे में लीजिए, क्योंकि फोर्थ पेपर की कहानी है कि वो एकदम से इम्प्रूव नहीं होता है। इसलिए एक टाइम शेड्यूल फिक्स कीजिए, उसको बिल्कुल अलग ही पैकेज रखिए उसका, कि उसको आप रेगुलरिटी में लेंगे। नंबर एक बात। नंबर दो बात, जो नए टॉपिक जुड़े हैं उनके नोट्स बना लीजिए, उनकी गहरे से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि वो पार्ट वो है जो आपका अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ है, तो उसको देखिए। नंबर तीसरा पार्ट, जो पार्ट
प्रीलिम्स में नहीं है और केवल मुख्य परीक्षा में है। जैसे एथिक्स है, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे इंडियन पॉलिटी का बहुत सारा पार्ट है, आईआर है, मैनेजमेंट है, बिहेवियर है, लॉ है, सोशियोलॉजी है। ऐसे पार्ट को गहरे से, मतलब धीरे धीरे और गहरे से समझना शुरू कीजिए और उन पे काम करके रख दीजिए, क्योंकि आप प्रीलिम्स निकाल लेंगे जब नोटिफिकेशन आएगा। जब एक डेढ़ महीने होगा, 2 महीने की तैयारी तो बहुत ज्यादा है आप लोगों के लिए। तो इस तरह से रखिए। ये चौथा काम जो मैं आपको अलग से मुझे लगता है कि आपको करना चाहिए। आपकी बार पैटर्न चेंज हो गया, इसलिए पिछली बार की कहानियों में ज्यादा मत उलझिए। 150 शब्दों के जो क्वेश्चंस होंगे वो इस बार निर्णायक होंगे, और वो आपके लिए बिल्कुल नया पार्ट है। इसलिए 150 शब्दों के बेहतरीन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए। रोज 2-3 क्वेश्चंस 150 शब्दों के लिखिए और सेल्फ एनालिसिस कीजिए। ये 4 चीजें मुझे लगता है उन विद्यार्थियों को करना चाहिए जो मुख्य परीक्षा दे करके इंटरव्यू दिए थे। तो आप इस तरह की एक स्टडी, फिर हम उन विद्यार्थियों के लिए भी थोड़ी बात करना चाहूंगा जो विद्यार्थी मुख्य परीक्षा नहीं दे पाए थे, मतलब प्रीलिम्स में रह गए थे या नए हैं अभी। रिजल्ट को देख करके पेरेंट्स तरह तरह की बातें कर रहे हैं और उनमें एक नया जोश है नए विद्यार्थियों का। मुझे लगता है कि ऐसे विद्यार्थी मेरे इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो सबसे ज्यादा खतरा आप ही पे है। ये रिजल्ट आपको भावावेश में लाता है और आपको भटकाता है, इस तरह की जो माहौल मीडिया में और सोशल मीडिया में बनता है। ये समय बहुत सिंसियरली आपको प्रिपरेशन करने का है। इसमें क्या होता है कि जनरली विद्यार्थी पड़ोस में किसी का देख लिया, पेरेंट्स ने कहा, माहौल बन गया और जोश जोश के भीतर कई जयपुर भग रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं। यही समय, मतलब मार्केटिंग का जो कोचिंगों का पूरा फॉर्मूला वो इसी पे डिपेंड करता है। इसलिए आप इस समय तो थोड़ा डिसीजन लेने से बच जाइए, अभी नहीं, थोड़ा रुकिए, क्योंकि इस समय कोई भी निर्णय लिया हुआ रैशनल डिसीजन नहीं होगा, वो भावावेश का डिसीजन होगा। तो इस समय रुकिए। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जो है वो तीनों चीजों में, प्रीलिम्स, मेंस और लैंग्वेज, मेंस में ही लैंग्वेज आ जाती है, इंटरव्यू तो छोड़ दीजिए कि इस कहानी को, तो इसका एक बैलेंस प्रिपरेशन करें। ऐसे स्टूडेंट्स को मेरी सजेशन ये है कि देखिए, कोचिंग ये तो अपनी जगह, मैं उस पर तो टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन आजकल अ, ये दौर बदल गया है। इस दौर में टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन गाइडेंस और आपका सेल्फ डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए पुरानी लीक पीटने की बजाय जो नए टूल्स और नई चीजें हैं उनके साथ आइए, अपनी रणनीति बनाइए। और ऐसे स्टूडेंट्स नोट्स बनाने पे मैं उनको एक ही मेरा सजेशन होगा, मेरे अनुभव होगा कि वो शॉर्ट नोट्स बनाने पे अपना पूरा फोकस उस पे करें। तो मैंने सबके लिए थोड़ी थोड़ी बातें की। अब मैं थोड़ी सी बात इस पे कर लेता हूँ कि जनरली जो मेजर मिस्टेक्स जो करते हैं वो ना करते हुए हम क्या करें, ओवरऑल एक स्ट्रेटजी हम क्या रख सकते हैं। तो जैसे ही ये रिजल्ट आते हैं, भावावेश के भीतर हम नई नई बुक्स, नए नए नोट्स, नए नए टीचर, ये सब कुछ की तरफ दौड़ते हैं। विशेषकर मेरा उन विद्यार्थियों के प्रति ये बात ज्यादा है जो विद्यार्थी मुख्य परीक्षा दिए थे। तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा उन आप सबसे, और मैं कहना नहीं चाह रहा, मैं मतलब ये सब चीजें मेरे भीतर से जो मेरा अपना अनुभव है, कोई ऐसा नहीं कि मैं बोलने के लिए बोल रहा हूँ। तो बहुत सारा स्टडी मटेरियल जो आप इकट्ठा कर रहे हैं, या दौड़े आपने पुराने मटेरियल में कमी निकाले, या अपने पुराने इंस्टीट्यूशंस में कमी निकाले, ये सही नहीं है। मुझे लगता है इसका कोई खास नहीं है। जो चीज है वो ये है इम्पोर्टेंट कि आप जो पुराने नोट्स है और जो पुराना मैटर है उसके साथ नई चीज को स्लाइटली ऐड करना है। बहुत ज्यादा आप एकदम से पूरी स्ट्रेटजी को नहीं बदलना है कि नहीं नहीं अब तो बस पूरा जीरो से दोबारा से ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसा। ये एक जर्नी है। तो आपको स्लाइटली थोड़ा सा इसको चेंज करते हुए, थोड़ा सा जो आपके पुराने नोट्स और जो एक बुक है उसमें से क्या नया ऐड हो सकता है उसको देखिए। कुछ चीजें जैसे मैं जिस सब्जेक्ट को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एथिक्स और पॉलिटी में मैं देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास आते हैं, और मेरे सीबी कैंपस में आप सब लोग जुड़े भी रहते हैं। वहां जरूर मैं देखता हूँ कि वो जो नोट्स, कम से कम उस नोट्स के लिए मेरी मनाही है जो
एक जो मटेरियल बिल्डिंग जो टीम होती है उसके द्वारा कलेक्शन करके और सजाने का जो पॉइंट वाइज दिया हुआ है, थोड़ा बुक्स की तरफ आप लौट सकते हैं क्या? थोड़ा डीपली आप जा सकते हैं तो कम से कम एक बुक जरूर आप अपने प्रिपरेशन में जोड़िए। इस समय समय है, आप ऐसा कर सकते हैं। मेरी बुक के लिए आपका बार बार क्वेश्चंस होता है, आ जाएगी, लेकिन मैंने मेरे नोट्स जो हर चैप्टर का लिखता जा रहा हूँ और पुराने को रिवाइज किया, वो सीबी कैंपस पे मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो इस समय आप उस कोर्स से जुड़ जाएंगे, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, मैं यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ हूँ, तो ऐसे गाइड निकालना मेरे अंदर से कॉन्शियस को अलाउ नहीं देता है। मैं थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से निकालूंगा, रेफरेंस भी लिखूंगा, इसलिए समय लगेगा। पुरानी बुक ले लीजिए, नया मैटर और नई चीजों का है तो सीबी कैंपस ऐप में, और अब तो मैंने डाउनलोड की परमिशन दे दी है। आप सोचिए कि आप पढ़ लीजिए, और इसमें यह भी दे दिया कि आप सब लोग पढ़ लीजिए, जो कोर्स रखे नहीं रखे सब लोग पढ़ लीजिए उसको जाना। तो ये चीज है कि आप थोड़ा ही चेंज करें, ज्यादा बड़ा बदलाव इस समय मत कीजिए, समय के साथ ऑटोमेटिक हो जाएगा। एक चीज मैं आपको विशेष जो मुझे लगता है कि जो मिस्टेक्स आप करते हैं वो ये है कि आप लर्निंग, जैसे होता है ना, आप पढ़ रहे हो, रीडिंग, रीडिंग की जगह आप एक्टिव लर्निंग पर फोकस कीजिए। हमारा ब्रेन कैसे काम करता है इस पार्ट को थोड़ा देखिएगा, और आप देखेंगे कि ये जो ब्रेन है वो कुछ पॉइंट्स को, पिलर्स को रखता है, और ये रिवीजन पे चीजों को, हमारी मेमोरी, परमानेंट मेमोरी मेमोरी में कैसे कन्वर्ट होती है और उसमें इंटरेस्ट कैसे कन्वर्ट होता है। तीन ही चीजें होती है। एक होता है कि आपको याद रखने के लिए आपने पिलर बनाए कि नहीं बनाए, ये मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये मैंने हमारे टाइम पे एक दूरदर्शन पे कार्यक्रम आता था, मैं बहुत इंटरेस्ट से देखता था, और वो सिखाते थे कि बेस्ट लर्निंग प्रोसेस क्या है, और उसका मैंने इतने अच्छा इस्तेमाल किया कि ज्यादातर मेरी सफलताओं में, मुझे आज के नाम पता नहीं है, लेकिन उस कार्यक्रम का, दूरदर्शन के कार्यक्रम का बहुत महत्व है, और मैं उससे सीखता था कि लर्निंग प्रोसीजर कैसा है। तो ये जो अलग अलग हम हेडिंग्स के माध्यम से जो बनाते हैं पिलर, उस पे फिर हम मैटर को खड़ा करते हैं। अब ये कभी और मैं इसको डिटेल से बता पाऊंगा, क्योंकि अभी शायद मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ इस पूरी बात को। दूसरी चीज जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि आप ये सारा पिलर्स खड़ा कर लेते हो, तो ये होता है एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग का मतलब होता है कि आपने एक बार याद कर लिया, अंडरस्टैंडिंग कर लिया, लेकिन वो परमानेंट मेमोरी में आप कैसे उसको शिफ्ट करेंगे। और तीसरी चीज ये होती है कि उसको यूज कैसे करना, मतलब उसका अभ्यास करना। और लास्ट में होता है कि आप क्या इसे हॉबी बना सकते हो, क्या इसे इंटरेस्ट बना सकते हो। तो बहुत आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। सफलताएं रिलैक्स मोड में मिलती है, मतलब ऐसा नहीं होता कि बहुत एक्साइटमेंट से कोई बड़ी सफलताएं मिलती। और शायद मुझे लगता है आपकी इसी गलती को बचाने के लिए मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। मेरा मेरा बड़ा मोटो यही है। तो एक्टिव लर्निंग का मतलब होता है कि आप जब रीड कर रहे हैं, साथ में ही शॉर्ट नोट्स आप लिखते जाएं, या पुराने नोट्स में आप अंडरलाइन करते हुए लिखते जाएं, कुछ और ऐड करते जाएं, और साथ ही बोलिए, और फिर ये पूरे टॉपिक को आप एक्सप्लेन कीजिए एज ए टीचर की तरह, कि मुझे पूरे टॉपिक पे देखे मैं सरल शब्दों में बता सकता हूँ, या बता सकती हूँ, या बता नहीं बता सकती, या नहीं बता सकता। आप ऐसा करेंगे तो आपकी एक समझ बनेगी। फिर लिखिए, फिर क्वेश्चंस को लिखिए, फिर कोई एक क्वेश्चन बना के फिर आंसर से, तो बहुत भगने की जरूरत नहीं है। एक को अलग अलग उस मोड पे लीजिए, और एक फॉर्मूला आप अपनाइए कि जैसे आज पढ़ा, तीसरे दिन एक बार रिवीजन हो जाए, सातवें दिन रिवीजन हो जाए, फिर एक महीने बाद में रिवीजन हो जाए, और जो पढ़ा है उसका एक नोट जैसे होता है ना, जैसे मेरे पास, मैंने दिखा नहीं पा रहा, मेरे पास यहाँ हर दिन का एक कैलेंडर होता है जिसमें मुझे ये पता है इस दिन मैंने ये किया था, तो मुझे पता है उसको मुझे रिवाइज किस दिन करना है। तो ऐसे ही आप कर सकते हैं कि जब तक आप उसको रिवीजन में नहीं लेंगे और फिक्स रिवीजन पैटर्न नहीं बनाएंगे, कम पढ़ लो लेकिन बहुत शालीनता से, बहुत इत्मीनान से आप इस तरह से रखेंगे, तो आपको मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि आपको लगेगा ही नहीं कि आरएस एग्जाम या कोई भी एग्जाम कब निकल जाती है। हम केवल पढ़ रहे होते हैं, हम एक्टिव लर्निंग लर्न नहीं कर रहे होते, उसको एब्जॉर्व नहीं कर रहे होते, उसको अपने से कनेक्ट नहीं कर रहे होते। ये एक मेजर प्रॉब्लम है। शायद मुझे लगता है कि आप इस दिशा में फोकस करेंगे। फिर मैंने पहले भी बताया, दो तीन क्वेश्चंस का आंसर्स डेली लिखना, उसमें से एक क्वेश्चन तो पक्का 150 शब्दों वाला डेली प्रैक्टिस में लाई, और आंसर लिखने के बाद में उसकी
प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो टेस्ट सीरीजों की प्रॉब्लम यह है कि वो उनके मैटर से लिखा जाता है तो मार्किंग होती है, उनके मैटर से नहीं लिखा जाता तो मार्किंग नहीं आती। इसलिए आप उसमें न जाते हुए अपना सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं, तो जरूर देखिए। एक अपनी स्टडी में इंटरडिसिप्लिन अप्रोच लेके आइए। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटी से कैसे जोड़ेंगे, साइंस टेक पढ़ रहे हैं तो एनवायरनमेंट से गवर्नेंस से कैसे कनेक्ट करेंगे। तो ऐसा आप जोड़ पा रहे हैं कि नहीं जोड़ पा रहे हैं, भले आपके नोट्सों में हो या नहीं हो। तो इंटरडिसिप्लिन अप्रोच आती है तो आपके आंसर राइटिंग में, आपकी थिंकिंग प्रोसीजर में एक डेप्थ डेवलप होती है। तो अंतर अनुशासनात्मक या इंटरलिंक करने की आप काम करना, मतलब सोचना या थोड़ी देर उसमें मेमोराइज करना, इस तरह से आप शुरू कीजिए। करंट अफेयर को दोस्तों एक रेगुलर उसमें लेके आइए, मतलब रेगुलर प्रैक्टिस में आप करंट अफेयर को लीजिए, ना कि आप कोई मैगजीन और उस समय लास्ट मोमेंट पे पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक जो सर्वे है उनको आप थोड़ा बारीकी, क्योंकि ये काफी मायना रखता है, तो अभी से आप उनको देख लीजिए। फोर्थ पेपर पेपर को आप रेगुलर लीजिए, मैंने आपको बताया है। और लास्ट बात ये है मित्रों कि आप, आपकी जो स्टडी है साथ ही आपका हेल्थ है, ये बात मैं हमेशा कहता हूँ, और आपका मेंटल हेल्थ है और आपके सोशल रिलेशन, इनके भीतर हार्मोनी आप बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। केवल पढ़ने से, केवल लर्निंग से, केवल जोश से, केवल मोटिवेशन से सफलताएं नहीं मिलती है। सफलताएं बहुत शांति से मिलती है। इसलिए आप हेल्थ कॉन्शियस रहिए, एक्सरसाइज को रूटीन लाइफ में लेके आइए, मेडिटेशन को रूटीन लाइफ में लेके आइए। अपने सामाजिक संबंधों का निर्वहन बहुत ईमानदारी के साथ कीजिए। आप इस बात को, जो मैं लास्ट में बोल रहा हूँ, मुझे लगता है स्टूडेंट सबसे कम ध्यान देता है, लेकिन आपने देखा होगा ज्यादातर विद्यार्थी जो सफल हुए हैं उनमें सोशल, जो उनका फाउंडेशन था और सोशल सपोर्ट था, इमोशनल, वो बहुत मायना रखता है। इसलिए आप अपने संबंधों के प्रति ईमानदार रहिए। जितना आप समय दे सकते हैं, नहीं दे सकते, लेकिन ईमानदारी से निर्वहन कीजिए। मेंटल हेल्थ को बैलेंस करने की जो भी टेक्निक्स और टूल्स मैंने बहुत सारे पुराने वीडियोस में बताया हूँ, उन सबको आप इस्तेमाल कीजिए, और फिर आप एक बेहतरीन सफलता जो है आपको निश्चित तौर पे मिलेगी, मैं आपको कर रहा हूँ। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे है तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे प्लेटफॉर्म पर मुख्यतः पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एथिक्स, एक तरह से थर्ड पेपर पूरा है और उसमें एथिक्स है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन पॉलिटी, आईआर, अभी मैं मैनेजमेंट और उस पर सोच रहा हूँ, और एथिक्स ये पार्ट चल रहा है। मैंने सबके पूरे सीबी कैंपस ऐप जो आपके इस पे नीचे चल भी रहा है, इस पे जो नंबर दिए हैं उस पर आप संपर्क कर लीजिए। और मुझसे अगर आप किसी तरह से कोई लगता है कि कोई बात करके आपको मदद मिल जाए तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं। मुझे कॉल करने के लिए इस नंबर पे भी बात करके आप समय ले सकते हैं। मेरे पर्सनल नंबर पे आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, वो है 9887 898181। तो आप सबसे मैंने बहुत सारी बातें की, कुछ ज्यादा लंबी बातें हो गई, कुछ बातें अच्छी लगी होगी, कुछ बातें अच्छी नहीं लगी होगी, लेकिन मेरे दिल ने कहा इसलिए मैंने आप सबसे बात की। आज की वीडियो में इतना ही। आपके कमेंट्स जरूर लिखिएगा, और अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।